अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम इस बाब का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम 2 किस्म के फ़र्क पढ़ेंगे। पहला फ़र्क जो हमने करना है वो फ़ोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में करना है। उसके बाद हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फ़र्क करेंगे। तो आइए इन मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल में फ़र्क जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम बाब नंबर 7 का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क करेंगे और साथ ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क भी करेंगे। और ये दोनों बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपसे बोर्ड के इम्तिहानात में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क जानते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो सबसे पहला फ़र्क है वो उनके मेटाबॉलिज्म का है। मेटाबॉलिज्म हम बाब नंबर 6 में तफसील से पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म तमाम केमिकल रिएक्शंस जो जानदार के जिस्म में हो रहे होते हैं, सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को इकट्ठा मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसकी दो इकसाम थी, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में सबसे पहला फ़र्क मेटाबॉलिज्म की किस्म का है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिज्म है, जबकि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो पहला फ़र्क इनका वो है मेटाबॉलिज्म की किस्म का। की किस्म इनका पहला फ़र्क है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिज्म है, जबकि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन के दौरान बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस के दौरान मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये था पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान है, वो है एनर्जी पैदा होना या खर्च करना। हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी पैदा होती है या खर्च होती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी पैदा होती है या खर्च होती है। तो पहला फ़र्क जानते हैं। एनर्जी पैदा होना या खर्च होना, ये दूसरा फ़र्क हम जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, इसमें लाइट एनर्जी खर्च होती है, सूरज की रोशनी की जो एनर्जी होती है जिसे लाइट एनर्जी कहते हैं, और उसको बॉन्ड एनर्जी में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। इसमें लाइट एनर्जी का खर्च है और बॉन्ड एनर्जी में ज़ख़ीरा हो जाती है। जो लाइट एनर्जी होती है वो इस्तेमाल होती है, खर्च होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वही एनर्जी खुराक में मौजूद बॉन्ड्स में ज़ख़ीरा हो जाती है, जिसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन के दौरान जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो एटीपी की केमिकल एनर्जी में तब्दील कर दी जाती है। जब खुराक में मौजूद बॉन्ड्स टूटते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो जो बॉन्ड से निकलने वाली एनर्जी है वो एटीपी की केमिकल एनर्जी में तब्दील कर ली जाती है। रेस्पिरेशन के दौरान बॉन्ड्स एनर्जी एटीपी की केमिकल एनर्जी में तब्दील कर ली जाती है। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ख़त्म हो रही है, वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी बन रही है, ज़ख़ीरा हो रही है बॉन्ड में एनर्जी, लेकिन यहाँ से बॉन्ड से एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो बॉन्ड एनर्जी निकल रही है बॉन्ड टूटने की वजह से।
तीसरा फर्क जो है वो है करने वाले जानदार। फोटोसिंथेसिस कौन से जानदार करते हैं और रेस्पिरेशन कौन से जानदार करते हैं? करने वाले जानदार। फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया, इसके साथ तमाम पौधे, तमाम एल्जी, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन तमाम जानदार करते हैं। तमाम जानदार रेस्पिरेशन का अमल सरंजाम देते हैं। अगला जो फर्क हम पढ़ेंगे वो है वकू पजीर होने का मकाम। वकू पजीर, फोटोसिंथेसिस के वकू पजीर होने का मकाम क्लोरोप्लास्ट है, जबकि रेस्पिरेशन के वकू पजीर होने का जो मकाम है वो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में। और आखिरी फर्क जो हम जानेंगे वो है वकू पजीर होने का वक्त। जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ दिन के वक्त होती है रोशनी की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जबकि रेस्पिरेशन तमाम वक्त होती है, हर वक्त हो रही होती है, इसका कोई ख़ास वक्त नहीं होता, ये हर वक्त हो रही होती है। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क जाना। तो अब हम एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क जानेंगे। आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में 5 फ़र्क जाने। उसके बाद हम एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क जानेंगे। एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन का जो सबसे पहला फ़र्क है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी का है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। तो इनमें जो सबसे पहला फ़र्क है वो है ऑक्सीजन की मौजूदगी का। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, जबकि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। ऑक्सीजन ज़रूरी है, जबकि इधर ज़रूरी नहीं है। ये था पहला फ़र्क। जो दूसरा फ़र्क है वो है एटीपी की मजमुई तादाद। एरोबिक रेस्पिरेशन में इस पूरे अमल के दौरान टोटल मजमुई तौर पर 36 एटीपी की नेट पैदावार है, जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 2 एटीपी पैदा होते हैं। तो जो दूसरा फ़र्क है वो है एटीपी की मजमुई तादाद। एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी टोटल 36 एटीपी पैदा होते हैं, जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान सिर्फ टोटल 2 एटीपी पैदा होते हैं। अगला फ़र्क है वो है इख्तितामी प्रोडक्ट्स। एरोबिक रेस्पिरेशन की जो इख्तितामी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी होती है और एनेरोबिक रेस्पिरेशन की इख्तितामी प्रोडक्ट्स कौन सी होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन की जो इख्तितामी प्रोडक्ट्स है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के आखिर पर जो प्रोडक्ट्स बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है।
पानी, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की इख्तितामी प्रोडक्ट्स है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के इख्तिताम पर एनर्जी तो पैदा होती है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बनता है। जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन की जो इख्तितामी प्रोडक्ट्स है वो या तो लैक्टिक एसिड होंगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की सूरत में एनेरोबिक रेस्पिरेशन की जो इख्तितामी प्रोडक्ट्स हैं वो इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो यहाँ पर जो इख्तितामी प्रोडक्ट्स हैं वो या तो लैक्टिक एसिड होगी, और लैक्टिक एसिड कब होगी? जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही होगी, या इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाई ऑक्साइड, ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन की इख्तितामी प्रोडक्ट्स हैं। अगला जो फ़र्क है वो है वकूअ पज़ीर होने का मकाम। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके 3 मरहले हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और दूसरा और तीसरा मरहला क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो वकूअ पज़ीर होने के मकाम में जो पहला मरहला है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के जो 2 आखिरी मरहले हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में वकूअ पज़ीर होते हैं, जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में ही होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है। जो आखिरी फ़र्क है दोनों में वो है एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत। एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर जानदार एनर्जी हासिल करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ज़्यादातर जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिया, जो ज़्यादातर जानदार हैं वो अपनी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए हासिल करते हैं। तो ये ज़्यादातर जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिया है एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर हम एनेरोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत पर आ जाएं, तो जो एनेरोबिक जानदार हैं वो एनर्जी हासिल करने के लिए एनेरोबिक रेस्पिरेशन पर मुनहसर करते हैं। तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन एनेरोबिक जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिया है, यानी वो वाले जानदार जो ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये एरोबिक जानदारों के लिए एनर्जी का ज़रिया है एनेरोबिक रेस्पिरेशन। इसके साथ साथ ही एरोबिक जानदारों के लिए ऑक्सीजन की कमी की सूरत में एनर्जी
का जरिया, यानी जब एरोबिक जानदार जो कि आमतौर पे एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन जब वो ऐसे माहौल में हों जहाँ ऑक्सीजन कम हो, तो जब ऑक्सीजन कमी वाले माहौल में वो एरोबिक जानदार होंगे, तो एरोबिक जानदारों के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए फिर एनर्जी हासिल करना शुरू कर देंगे। और एक और अहमियत एनारोबिक रेस्पिरेशन की ये है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए बहुत सी कीमती इंसानियत की फ़ायदेमंद मसनूआत बनाई जाती है, जिसमें पनीर और पनीर के अलावा सोया सॉस और सोया सॉस के अलावा दही वगैरह, ये सारी जो मसनूआत है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए बनती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए दही और पनीर बनाने का ज़रिया भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। तो आज हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क जाना और इसके साथ ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फ़र्क जाना, और ये दोनों बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको बड़े अच्छे से समझा होगा। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क किया और इसके साथ ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फ़र्क किया, और हमने ये जाना कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ आमाल हैं और ये दोनों एक दूसरे से मेटाबॉलिज्म, वकू पज़ीर होने के मकाम और वक्त के लिहाज से मुकम्मल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इसके साथ साथ ही एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी फ़र्क जाना कि इन दोनों किस्म की रेस्पिरेशंस में बनने वाले जो इख्तितामी प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ये दोनों किस्म की रेस्पिरेशन हैं ये ऑक्सीजन के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इनमें एटीपी की जो मजमूई तादाद है वो दोनों में मुख्तलिफ है। एक में ज़्यादा एटीपी पैदा होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी मजमूई तौर पर पैदा होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में मजमूई तौर पर सिर्फ 2 एटीपी पैदा होते हैं। ये इनमें सबसे बड़ा फ़र्क था, और ये आपसे मुख्तसर सवालात या मारूज़ी के सवालात की शक्ल में पूछा भी जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर को बड़े अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बाब नंबर 8 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।